गाइज, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 11th की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। नोट्स यार बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगा करके बनाए गए हैं, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली रिवाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की तरह सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को रिवाइज करो, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको बहुत ही डिटेल के अंदर और पॉइंटर्स की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सो दैट डायरेक्टली आप उनको अपनी आंसर राइटिंग या अपनी पर्सनल नोट मेकिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नोट्स मिलेंगे कहाँ? तो यार नोट्स के लिए आपको बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम हैंडल का नाम है humanitiz_corner, ठीक है। वहाँ से आप सभी नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। साथ के साथ आप पर्सनली अपने डाउट्स के लिए मैसेज भी डाल करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस और क्लास 11th की ज्योग्राफी की सीरीज भी साइमल्टेनियसली चल रही है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है कि इसमें हमें एक ऐसे अंपायर या एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ना है जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। तो कौन सा एम्पायर है बच्चे? ये है हमारा रोमन एम्पायर, ठीक है। हम पूरा इसका हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक्सपैंड किया, फिर कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड कौन कौन से वो 3 कॉन्टिनेंट्स थे जहाँ पर ये स्प्रेड था? तो अफ्रीका, उसके बाद ऊपर की तरफ हमारा एशिया और यूरोप, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को इसने कवर अप किया हुआ था, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा एक और हमारा एम्पायर है जिसको हम ईरानियन या फिर पर्शियन एम्पायर कहते हैं, राइट। उसका भी हम टाइम टू टाइम रेफरेंस इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, काफ़ी बार कंपैरिजन करने वाले हैं हम, राइट। तो ये भी एक ऐसा एम्पायर था जो रोमन एम्पायर के साथ साथ ही ग्रो हुआ था, ठीक है। अगेन हमें इनके बीच में काफ़ी सारे माइनर या मेजर कन्फ्लिक्ट्स और कंपटीशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 नाम आप याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने इनिशियल से पढ़ा था कि पहले जो ह्यूमन बीइंग था वो एक नोमैड था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो एक जगह पे सेटल डाउन होने लगा, स्पेसिफिकली रिवर वैलीज के अराउंड, ठीक है, एंड उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, तो अब वो सिविलाइज्ड हो गया और वहाँ से हमारी सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पे सिटीज़ डेवलप होने लगी थी, ठीक है। अब उसका खुद का एक सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, एक पॉलिटिकल सेटअप डेवलप हो गया, साथ के साथ इकोनॉमिक टर्म्स पे भी वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। हमने मरी के बारे में पढ़ा, हमने उरुक के बारे में पढ़ा, हमने उर के बारे में पढ़ा, राइट। तो ऐसा कुछ हमने सारी चीज़ें देख ली थी। एंड एंड तक आते आते हम देखते हैं कि यहाँ पर एक असीरियन एम्पायर आता है 720 से 610 BC तक। उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लग जाती है। टाइम टू टाइम दूसरे जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, रोमन एम्पायर था या ईरानियन एम्पायर था, वो आ करके इनके ऊपर रेड करते हैं और इनको इन्वेड करके अपने हिस्से के अंदर अपने कंट्रोल में ले आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। 6th BC के अंदर जो हमारा ईरानियन एम्पायर था उसने असीरियन एम्पायर, जो वन ऑफ द लास्ट रूलर्स माने जाते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, उनको डिफीट करके उस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। उसके फिर 4th BC के अंदर हमारे आते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बच्चे ग्रीस के राजा हुआ करते थे, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, राइट। तो इनका एक मेजर विजन था कि ये पूरी धरती को ही कहीं ना कहीं इन्वेड करना चाहते थे, उसको एक्सपैंड करना चाहते थे, ऑक्यूपाई करना चाहते थे, और बहुत ही बड़ा इन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो अगैन इन्होंने, अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बड़ा एक किंगडम बनाया था हेलेनिस्टाइन, जिसके अंदर इन्होंने नदर्न अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ईरान, बहुत सारे पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। यहाँ तक कि इंडिया तक भी आने वाले थे, बियास नदी तक पहुंच चुके थे, ठीक है। बट वो इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाए थे बिकॉज इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड बहुत ही सालों का एक कंटिन्यूअस बैटल ये लड़ते आ रहे थे, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो क्या होता है 334 से लेकर के 323 BC तक अलेक्जेंडर का हमें टाइम देखने को मिलता है। लेकिन इनकी डेथ के बाद इनका जो एम्पायर होता है वो धीरे धीरे डिस्टिंक्ट होने लग जाता है, डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हमारे रोमन्स। अगर हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ थी बच्चे, उनकी मिलिट्री, उनकी बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही शानदार वेल ट्रेन्ड मिलिट्री थी, जिसने अलेक्जेंडर के एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने का फ़ायदा उठाया एंड उन एरिया के ऊपर अपना कब्जा करना स्टार्ट किया जहां पे उनकी होल्ड कमजोर होती जा रही थी। एंड बाय 2nd BC इन्होंने नदर्न अफ्रीका और मेडिटेरियन के बहुत सारे रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया था, ठीक है। तो इनका डोमिनेंस हमको 2nd BC से लेकर के हमको 4th BC तक रोमन एम्पायर का डोमिनेंस देखने को मिलता है। लेकिन 4th BC के बाद रोमन एम्पायर भी धीरे धीरे हमारा डिसइंटीग्रेट होने लग जाता
है। यूजुअली ये दो भाग में बढ़ता है, एक बनता है हमारा ईस्टर्न एम्पायर और दूसरा वेस्टर्न एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर को यूजुअली बहुत सारी जो ट्राइब्स थी, स्पेसिफिकली जर्मन ट्राइब्स थी, वो कुछ कुछ एरिया को टाइम टू टाइम इन्वेड कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है, और ईस्टर्न एम्पायर 7th सेंचुरी के अंदर अरब एम्पायर के हाथों में चला जाता है, वो उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। एंड उसके बाद फिर हमारा नॉमेडिक एम्पायर आ जाता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मंगोल्स के बारे में, जंगीज खान के बारे में, राइट। तो हमें 2nd BCE से लेकर के 4th BCE तक का टाइम स्पैन पढ़ना है। हमने पढ़ लिया है कि रोमन एम्पायर कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमारी धीरे धीरे एक्सटेंड होती चली गई और बड़े बड़े साम्राज्य आकर अपना कंट्रोल जमाने लगे, ठीक है। तो मैप के ऊपर हमारी रोमन एम्पायर की ये वाली जो लोकेशन दी हुई है, इटली कंट्री है, ठीक है, आज भी इटली की कैपिटल है रोम, राइट, बट उस पूरे एम्पायर को नाम ही दिया गया था रोमन एम्पायर, ठीक है। अब फटाफट से टॉपिक बाय टॉपिक हम चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। एरिया कवर्ड अगर हम देखते हैं तो रोमन एम्पायर ने बहुत मेजर एरिया कवर अप कर रखा था यूरोप का, ठीक है, एंड बहुत सारा फर्टाइल जो प्लेन था वो इसके हिस्से में आता था, भले ही वो इजिप्ट हो गया, मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन हो गया, इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ठीक है। अब सोर्सेज कौन से ऐसे सोर्सेज हैं या एविडेंसेज है जिनसे हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है? तो नंबर 1 पे हमारे पास टेक्स्ट हैं, बहुत सारे हमें हिस्टोरियंस के आर्टिकल्स मिले हैं, इसके अलावा बहुत सारी उनकी बुकलेट्स मिली हैं, एनल्स मिले हैं, यानी एनुअली वो कुछ पेपर पब्लिश करते थे, लेटर मिली है, स्पीच मिली है ना, वो सब चीजें मिली है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली है जिनके अंदर उनका पूरा डेटा लिखा गया है कि कैसे उनकी सोसाइटी फंक्शन करती थी, कैसा उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपराई, 1 नंबर के लिए याद रखना, पेपराई नाम का बच्चे एक पेड़ होता था जो नाइल रिवर के पास इजिप्ट के अंदर उगता था, एंड इस पेपराई को एज अ पेपर वो यूज करते थे, ठीक है, इसके ऊपर लिखने के लिए, राइट। इसको थोड़ा बहुत सुखा देते थे, थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते थे, एंड फिर वो काफ़ी प्लेन और स्मूथ हो जाता था, उसके ऊपर आप इंक डिप करके उसके ऊपर लिख पाते थे। तो बहुत सारे हमको पेपायरी भी मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े हमको मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारी पोइट्री मिली है, बहुत सारा कॉइन्स मिला है, तो फिजिकल डेटा भी हमको बहुत सारा मिला है, जिससे हमें रोमन एम्पायर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिली है, ठीक है। ओके, अब आते हैं रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। हमने पढ़ लिया कि बिल्कुल साथ साथ थे, दे ग्रू पैरेलली एंड साथ साथ एक्सपैंड हो रहे थे। तो कॉन्स्टेंटाइन के अंदर एक रफ टफ सा फाइट वाला सीन हमें हमेशा चलता हुआ देखने को मिला है। सो ये दोनों ही बहुत पावरफुल एम्पायर्स रहे हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट वाले पार्ट के ऊपर अपनी होल्ड बना करके रखी है। कब? बिटवीन द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट 1st सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी तक, ठीक है। अब जो टेरिटरी अगर हम देखते हैं रोमन की और रोमन एम्पायर की और पर्शियन एम्पायर की, वो बहुत ही एक पतली सी, अगर हम नैरो लाइन करें, कहीं ना कहीं यूफ्रेट्स रिवर से सेपरेटेड है, अदरवाइज ये बहुत ही क्लोजली लोकेटेड हुआ करते थे, ठीक है। तो रोमन एम्पायर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो राइन दन्यूब तक का पार्ट था, नीचे हमारे अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट तक इन्होंने कवर कर रखा था, इधर अटलांटिक ओशन यानी पूरा आपका यूरोप एशिया कवर कर रखा था, एंड इधर यूफ्रेट्स थी हमारी वेस्ट के अंदर। ईरानियन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो साउथ में कैसेपियन सी से लेकर के इन्होंने अरेबिया तक का पार्ट, अफगानिस्तान तक का पार्ट, कहीं ना कहीं एशियन पार्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था, ठीक है। अब शुरू करते हैं मेन चैप्टर को। तो अब हम रोम की कहानी पे आते हैं, ठीक है। रोम की अगर हम बात करते हैं तो रोम की हमें कहानी 27 BC से पढ़नी है। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो रोम बेसिकली एक रिपब्लिक हुआ करता था, ठीक है। वहां पे बेसिकली एक सेनेट होता था। सेनेट जैसे आज के टाइम पे हमारे पास पार्लियामेंट्स होती है ना, हाउसेज होते हैं, वैसा ही एक सेनेट का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था जिसमें 14-15 कुछ मेंबर्स होते थे, या टाइम टू टाइम वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहते थे। दे वर अ ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज, है ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जो बहुत ज्यादा लैंड ओन करते थे, राइट। इनका एक ग्रुप बनता था जो अपने देश को चलाते थे, एंड यही मिलकर के एक अपने राजा को चुनते थे जो एक तरीके से पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में पूरी कंट्री को गवर्न करता था, ठीक है। अब ऐसा होता है तो हमारा 27 BC से पहले ऐसा ही चल रहा था, एंड जूलियस सीजर एक राजा थे हमारे रिपब्लिक के, लेकिन सेनेट की उनसे बनती नहीं थी, तो सेनेट ने ही उनका मर्डर करवा दिया। अब जो उनके बेटे थे ऑक्टोवन या फिर अगस्तस की अगर हम बात करते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं और सेनेट को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, उनकी पावर्स को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, एंड यहां से हमारा डिक्टेटरशिप का इमरजेंस हमें देखने को मिलता है रोमन एम्पायर के अंदर। तो पहले रिपब्लिक थी, लेकिन अगस्तस ने आकर के पूरे सेटअप को चेंज करके मोनार्की ला दी, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत बोल गई, उन्होंने सेनेट को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया था, जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। उन्होंने सेनेट की पावर को बहुत कम कर दिया था एंड खुद को मोनार्क घोषित कर दिया। तो अब मोनार्की चलेगी, अब सेनेट हो या कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। ओके, अब इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक हम अर्ली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 27 BC से लेकर के 284 AD तक का टाइम पेन्योर रहने वाला है, एंड दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हम आफ्टर 3rd सेंचुरी या लेट रोमन एम्पायर को पढ़ेंगे जो 284 AD के बाद का है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम रोमन एम्पायर को देखते हैं तो वो ज़्यादा डाइवर्स था कंपेयर टू ईरानियन या पर्शियन जो हमारा एम्पायर था। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी,
ऑल्दो ग्रीक या फिर लेटिन हमारी ऑफिशियली यूज लैंग्वेज थी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सिंगल रूलर हुआ करता था, मोनार्क हुआ करता था, ठीक है। अर्ली एम्पायर से स्टार्ट करते हैं। अगेन हम पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं। तो 27 BC के अंदर अगस्टस हमारे पहले एम्परर बन जाते हैं, मोनार्क बन जाते हैं, राइट। अब इन्होंने क्या किया था, सेनेट की पोजीशन को कम कर दिया था। पहले जो सेनेट थी उसके हाथ में ज़्यादा पावर होती थी, किंग के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं होती थी। सेनेट जैसा बोलती थी वैसा ही किंग को या जो भी वहाँ से इलेक्टेड हुआ है रिप्रेजेंटेटिव उसको माननी पड़ती थी। लेकिन अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल पावर है। ये अपने सजेशंस दे सकते हैं, एडवाइसेस दे सकते हैं अगस्टस को, हमारे राजा को, और उनके मर्जी है, अगर वो मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। सारी पावर अपने हाथ में होने के बावजूद भी अगस्टस कहते थे कि मैं तो प्रिंसिप्स हूं, यानी मैं भी आपकी तरह एक आम नागरिक हूं, ठीक है। तो अगेन ये एक हमको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाती है, राइट, कि पूरी पावर अपने हाथ में होने के बाद भी ही यूज्ड टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ प्रिंसिप या लीडिंग सिटीजन, ठीक है। ओके, रोल ऑफ सेनेट की अगर हम बात करते हैं तो अगेन सेनेट के अंदर हमारी एरिस्टोक्रेट्स होते थे, यानी वो लोग होते थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था या बहुत सारी वेल्थ थी, बहुत सारा लैंड था, ठीक है। अब ज्यादातर जो हमें रोमन के हिस्टोरियंस के अकाउंट्स मिले हैं वो यूजुअली सेनेटोरियल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते थे। तो काफी एक तरीके से हमको अगर सेनेट के साथ किसी भी राजा का बिहेवियर अच्छा रहा है तो उसके बारे में वो अच्छा लिखते थे, लेकिन अगर उनका बिहेवियर हॉस्टाइल रहा है, अच्छा नहीं रहा है, तो वो उनके बारे में नेगेटिव असेसमेंट करते थे, ठीक है। तो हमको ज़्यादा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ मिली नहीं है कि कैसा बिहेवियर क्या होता था, ठीक है। बट ऑल्दो हमको एक चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है किंग वर्सेस सेनेट। किंग सेनेट को पसंद नहीं करता है और ना ही सेनेट किंग को पसंद करती है। एंड इवन काफ़ी सारे जो सेनेटर्स थे वो चाहते थे कि जो 27 BC से पहले हमारे यहाँ पे रिपब्लिक एरा या रिपब्लिक स्ट्रक्चर होता था वही स्ट्रक्चर वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। कूल, आगे चलते हैं, आर्मी की बात करते हैं। तो जो रोमन आर्मी थी वो एक पेड प्रोफेशनल आर्मी हुआ करती थी। इसी के कंपैरिजन में अगर हम ईरानियन एम्पायर में देखते हैं तो वहां पे फोर्सफुल आर्मी हुआ करती थी, लिखा गया है कॉन्स्क्रिप्टेड हुआ करती थी। कॉन्स्क्रिप्टेड यानी एक फोर्सफुल, लोगों को फोर्सफुली आर्मी में भर्ती कराया जाता था कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, पेड प्रोफेशनल फोर्स होती थी, फोर्सफुल नहीं होती थी, ठीक है। मिनिमम एज 25 साल होती थी एंड बाय 4th सेंचुरी इनकी लगभग 6 लाख के आसपास आर्मी हो गई थी। तो मिलिट्री टर्म्स पे काफ़ी अच्छा कर रहे थे कंपेयर टू ईरानियन एम्पायर, एंड इसीलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करने में या ज़्यादा टाइम तक अपना शासन बनाए रखने में, ठीक है। अब काफ़ी बार सोल्जर्स एजिटेट भी करते थे, राइट, वेजेस को लेकर के, कंडीशंस को लेकर के, है ना। अब जो हिस्टोरियंस का पोर्ट्रेयल है, अगेन जो सेनेट थी ना तो वो राजा से खुश थी ना वो आर्मी से खुश थी, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पावर कम हो गई है। अब आर्मी अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, राजा अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, इनकी इन्फ्लुएंस कम हो गई है। साथ के साथ अब क्योंकि ज़्यादातर जो राजा लोग हैं वो आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो उनको ये भी पसंद नहीं था कि इतना पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें को देखने को मिल रहा है। तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हमको यहाँ पे समझ में आ गई है कि सबसे ऊपर तो था हमारे एम्परर, हमारे किंग हुआ करते थे, ठीक है। उसके नीचे हमारी सेनेट थी, ऑल्दो सेनेट का इतना कुछ इन्फ्लुएंस था नहीं, ठीक है, बट स्टिल सेकंड नंबर पे सेनेट एंड थर्ड नंबर पे हमारी आर्मी आती थी, ठीक है। अब जो एम्परर का सक्सेशन होता था वो फैमिली या जनरेशन टू जनरेशन बेसिस पे ही होता था, या तो आपका कोई खुद का बच्चा है, बेटा है, तो वही बन जाता था। इनकेस नहीं होता तो आप अडॉप्ट कर लेते थे, ठीक है। जैसे अगस्टस जो थे वो भी एक अडॉप्टेड सन थे जूलियस सीजर के। सिमिलरली अगस्टस की भी खुद की कोई बच्चा नहीं था, लड़का नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, टेबरेस को, जो आगे जाकर के राजा बने थे, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझ में आया, एम्परर है, सेनेट है, आर्मी है, राइट। अब अगर हम इनिशियल 2 सेंचुरीज देखते हैं तो उस टाइम पे रोमन एम्पायर में ज़्यादा सिविल वॉर्स हुए नहीं थे। एक ईयर था सिर्फ और सिर्फ 69 CE का, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमको पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन देखने को मिली थी, बिकॉज एक ही साल के अंदर 4 राजा आए थे, है ना। तो कॉन्स्टेंटली या तो राजा का मर्डर हो रहा था या उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी कि हमको ऐसा एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। तो 1 मार्क के लिए याद रख लेना कि कौन सा ऐसा साल था, इसको नोटोरियस ईयर कहा जाता है, ठीक है, जो अच्छा नहीं रहा था। ऑल्दो जो स्टेबिलिटी थी एम्पायर की कहीं ना कहीं वो आर्मी पर डिपेंडेंट थी, इसीलिए हमें आर्मी का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शिफ्टिंग डायनामिक्स। शिफ्टिंग डायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जो एक्सटर्नल वॉरफेयर था अगेन वो बहुत कम था इनिशियल 2 सेंचुरीज के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर जो राजा थे, अब जैसे अगस्टस था उसको भी बहुत ज़्यादा टेरिटरी अपने डैड से मिली थी, राइट, तो इसीलिए उसकी एज को सबसे ज़्यादा पीसफुल एज माना जाता है, बिकॉज ना तो इंटरनली ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम थी और ना ही एक्सटर्नल वॉर हो रहे थे। सिमिलरली अगस्टस के बाद जो उनके बेटे आए टेबरेस, उनको भी ऑलरेडी अपनी इनहेरिटेंस के अंदर बहुत सारा राज्य ऑलरेडी मिला था, तो उनको लगता था कि फर्दर एक्सपेंशन अननेसेसरी है, जो राज्य हमारे पास अभी है वही बहुत बड़ा है, इसी को अच्छे से गवर्न करते हैं, ठीक है। एक राजा आते हैं टार्जन, बीच में इन्हीं के कुछ सब्सिक्वेंट इनके जनरेशन या इन्हीं के वो थे, है ना।
तो इन्होंने ये थे 113 से लेकर के 17 सी तक, है ना। तो इन्होंने ये एक एक्सेप्शन केस था, इन्होंने थोड़े बहुत प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे दूसरे एरियाज़ को एक्सपैंड करने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो भी फिर बाद में अधूरे ही रह गए थे। अदरवाइज बहुत पीसफुल सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशन, इससे पहले जो रूलर्स थे अगस्टस से पहले थे, है ना, बहुत एग्रेसिव ये एक्सपैंड कर रहे थे, जो एरिया आ रहा है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आर्मी भेज रहे हैं, उसको अपनी फोल्ड्स के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट इसके बाद का अगर हम टाइम फ्रेम देखते हैं तो इन्होंने एक डिपेंडेंट किंगडम के साथ थोड़ा बहुत कॉपरेट करना स्टार्ट किया था। अब डिपेंडेंट किंगडम नाम से समझ में आ रहा है कि ये वो किंगडम्स थे जो रोमन एम्पायर पे डिपेंडेंट थे, उनके क्लाइंट हुआ करते थे। इनको टाइम टू टाइम कुछ पैसे की ज़रूरत होती थी, कुछ ऐसी छोटी मोटी उनकी कंट्री में कन्फ्लिक्ट हो गई तो उनको मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। फॉर एग्जाम्पल आपका सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया या अरेबिया हो गया, राइट। तो ये क्या करते थे, ये डायरेक्ट उनके ऊपर कंट्रोल ना करके इनडायरेक्ट तरीके से उनको कुछ हेल्प दे देते थे, बदले में उनसे कुछ बेनिफिट्स ले लिया करते थे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक अच्छा हो सकता है, डिपेंडेंट किंगडम्स क्या थे, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है 1-2 नंबर के अंदर, राइट। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया कि कैसा हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, शांति है बहुत ज़्यादा, ना ज़्यादा सिविल वॉर्स हो रहे हैं और ना ही ज़्यादा इंटरनली कन्फ्लिक्ट्स हो रही है। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस। अब इतना बड़ा साम्राज्य है, राइट, इतने बड़े साम्राज्य को एक इंसान रूल नहीं कर सकता, या आप एक जगह से बैठ के रूल नहीं कर सकते, बिकॉज नीचे आपके पास नॉर्थ अफ्रीका भी है, ठीक है, इधर आपके पास यूरोप और एशिया वाला भी बहुत सारा पार्ट है, राइट। एंड ये ऑलरेडी बहुत बड़े वो हो गए हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया था, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं स्पेसिफिकली, इंडिया भी हमारे पास बहुत बड़ी कंट्री है, राइट। तो इंडिया को क्या किया हुआ है, हमने स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, हमारे पास 29 स्टेट्स है और कुछ यूनियन टेरिटरीज है, राइट। अब स्टेट्स के विद इन भी अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स से डिवाइडेड है, जिला परिषद अलग है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आपकी अलग है, फिर आपकी लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट अलग है, राइट। तो इस तरीके से हम फंक्शन करते हैं। तो इन्होंने भी यही किया था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, जैसे हमारे यहाँ पे ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बेसिक रूल बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं अपने अपने एरियाज के अंदर, एंड पूरे प्रोविंस को इन्होंने प्रोविंसेस के अंदर, सॉरी पूरे एम्पायर को इन्होंने प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा था, है ना। स्कॉटलैंड से लेकर के आर्मेनिया तक फैला हुआ था, इधर सहारा से लेकर के यूफ्रेट्स तक फैला हुआ था, लगभग 60 मिलियन की पॉपुलेशन थी। तो इसको मैनेज कर पाना, एडमिनिस्टर कर पाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे हमारे काम आए अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स जैसे कुछ कुछ शहर हो गए, एनीटॉक हो गया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया हो गया, कार्थागेन हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हब बने, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो बेसिक आपका लेट्स सपोज एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया का यहाँ पे एक अर्बन सेंटर है, दूसरे एरिया का यहाँ पे एक सेंटर अर्बन सेंटर है, तीसरे का यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका बेसिक काम होता था टैक्सेशन को लेकर के, वेल्थ मैनेज करने को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, राइट। तो ऐसे थोड़ा बहुत स्मूथली फंक्शन करने लग जाती थी। तो हमको पावर डायनेमिक्स में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि अर्बनाइजेशन अब धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रहा है, राइट, जिससे लोगों को लोकल लेवल के ऊपर सपोर्ट मिल पा रहा है, अगर उनका कुछ डिस्प्यूट है तो वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाता है, राइट। तो पावर डायनेमिक्स पहले क्या होता था, इटली की सारी जगह चलती थी, इटली जो बता देता था फैसला वही बाकी सारे एरियाज पर चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था, है ना। अब इनको मेक श्योर करना था कि बाकी जो कंट्रीज हमारी फोल्ड में है या जो हमारे डिपेंडेंट किंगडम्स है उनको भी प्रेशराइज ना हो, राइट। तो इन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में डिवाइड करना स्टार्ट किया और अब हमें प्रोविंशियल एलाइट्स देखने को मिले, ठीक है। अभी तक क्या होते थे, अभी तक हमारे पास सेनेटर्स होते थे, सेनेटर्स की इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलती थी, इटली की इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलती थी पास्ट में, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगी है, ये वाली सिचुएशन चेंजेस आने लगे हैं। अब हमें प्रोविंसेस का रोल बहुत ज्यादा देखने को मिला है, किसका, प्रोविंसेस का। लोग अपने अपने एरियाज की डिमांड को लेकर के आते थे कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करो, ठीक है। और यहाँ से आए प्रोविंशियल एलाइट। अब सारे जो प्रोविंसेस है ना, उनके अंदर भी तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, बहुत सारा लैंड है, राइट। तो हर एक एरिया से कुछ कुछ ऐसे प्रोविंशियल एलाइट्स उठ करके आने लगे, ठीक है। तो अब जो हमारा एक ट्रेडिशनल सेनेटोरियल क्लास होता था ना, उसका हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है और प्रोविंशियल एलाइट्स का हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब ये बड़ी बड़ी पोजीशंस को हैंडल करने लगे थे। अपने एरिया के अंदर खुद की मिलिट्री को ये लोग संभालते थे, अपने एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट सर्विसेज को ये लोग संभालते थे, अपने एरिया की जो कोर्ट्स थी उनके जजेस यहां से इलेक्ट किए जाते थे। तो अब इटली अकेला रूल नहीं करेगा, अब जो और 15-20 प्रोविंसेस इनके साथ हैं वो सब मिलकर के अपने एरिया के लिए फैसला लेते थे, ठीक है। एंड इसके अंदर तेल के अंदर घी, सॉरी आग के अंदर तेल डालने वाला काम किया एम्परर गैलेनस ने। इन्होंने क्या कहा कि अब जो सेनेटर्स है वो मिलिट्री कमांड को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे एंड अब हमें प्रोविंशियल एलाइट्स को भी उनकी पावर देनी
पड़ेगी, इक्वल पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोविंशियल एलाइट्स का राइज अगर हम देखते हैं तो हमें एक नोटेबल शिफ्ट देखने को मिलता है रोमन की आर्मी में या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब अलग अलग प्रोविंसेस से लोगों को रिक्रूट करने लगे थे, राइट, उनको बड़ी पोजीशंस दी जाने लगी थी, है ना। अब एक टाइम ऐसे आने लगा था कि पहले क्या होता था, जो भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री था, उसमें इटली के लोग ज्यादा होते थे, इटली के ओरिजिन के। लेकिन अब बाय 3rd सेंचुरी प्रोविंशियल एलाइट्स यानी दूसरे प्रोविंसेस के लोगों ने इटली के नंबर को, लोगों को आउट नंबर कर दिया था, उनको कम कर दिया था। अब इनकी पॉपुलेशन भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी, बड़ी बड़ी पोजीशंस को होल्ड करते हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इटली का डिक्लाइन देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, और नई एलाइट्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। कहां से? स्पेन से, अफ्रीका से, या फिर ईस्टर्न प्रोविंसेस से। सेकेंड पॉइंट, अब हमने देख लिया पॉलिटिकल टर्म्स में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। हर एरिया को अपना पॉलिटिकल इक्वालिटी कहीं ना कहीं दी जा रही है। अब अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारे हमको डायनेमिक्स चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमें रूरल वर्सेस अर्बन के अंदर एक क्लियर डिफरेंशिएशन अब देखने को मिलता है, ठीक है। सिटीज के अंदर अब खुद की उनकी मजिस्ट्रेट्स थी, उनकी खुद की सिटी काउंसिल्स होती थी, उनका खुद का जुरिस्डिक्शन होता था, है ना। अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, रूरल एरियाज में उतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, राइट। अर्बन एरियाज के अंदर, सिटीज के अंदर आपके पास हर तरीके की फैसिलिटीज होती है, राइट। तो अब अर्बन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर लाइफस्टाइल देखने को मिला था। इन केस ऑफ फेमाइंस अगर हम रूरल एरियाज में देखते हैं तो वहां पे फूड शॉर्टेज पड़ जाती थी, लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा केस नहीं होता था, राइट। तो अब अर्बन लाइफ हम देखते हैं कि सोशल टर्म्स के ऊपर भी बहुत सारे चेंजेस आने लग रहे हैं, पब्लिक बाथ्स बनने लग रहे हैं, है ना। ऑल्दो काफी इनकी क्रिटिसिज्म भी होती थी हाइजीन वगैरह या रिलीजियस इश्यूज को लेकर के, बट दे यूज्ड टू हैपन। अब धीरे धीरे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होने लग रही है, थिएटर परफॉर्मेंसेज होने लग रही है। ऐसे एम्फी थिएटर्स बनाए जाते थे कि यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, यहाँ पे मिलिट्री की ड्रिल्स हुआ करती थी या फिर कुछ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता था, है ना। बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेज होने लगी थी, राइट। तो हमको बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं उनकी सोसाइटी में, उनकी इकोनॉमी में और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 3rd सेंचुरी क्राइसिस। बहुत स्मूथली चल रहा था, हमने देखा 3rd सेंचुरी तक बहुत सारा हमको चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन अब 3rd सेंचुरी में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, कुछ मिलिट्री चैलेंजेस हमारा रोमन एम्पायर फेस करने लगता है फ्रॉम 230s, ठीक है। क्या होता है, जैसे एक हमारा ससेनियन डायनेस्टी थी, है ना, ईरानियन ही डायनेस्टी थी। इधर हम देखते हैं इसके ऊपर, हाँ, एक नई डायनेस्टी थी ईरान की, ससेनियन। ये बहुत तंग करती है, ये इनको तगड़ा कंपटीशन देती है, ये बार बार आती है, इनको इन्वेड करने लगती है, कुछ एरियाज को इनको ऑक्यूपाई करने लगती है। कब से? 224 के बाद से, राइट। अब काफ़ी सारी, इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करते हैं, वेस्टर्न फ्रंट से हमें बहुत सारी जर्मनिक ट्राइब्स देखने को मिलती है, अल्मानी हो गई, फ्रांक्स हो गई, गोथ्स हो गई। ये टाइम टू टाइम आकर के जो हमारा रोमन एम्पायर का राइन, नॉर्थ वाली साइड के अंदर राइन या danube रिवर के पास जो फ्रंटियर था, वहां पे आकर के उनके कुछ एरियाज को इन्वेड करने लगती है, ऑक्यूपाई करने लगती है। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अब हमें इनके नेबर कंट्रीज से या नेबर रीजन से हमको यहां पर रेड्स होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब रोमन एम्पायर्स को काफ़ी बार कुछ जो अपना एरिया था जैसे danube रिवर के बियॉन्ड, वो उसको छोड़ना भी पड़ा, ठीक है। मतलब बैटल होती है, वॉर होता है, जिसके अंदर हमारा रोमन एम्पायर हार जाता है डिस्पाइट बीइंग सो पावरफुल, इतनी सारी मिलिट्री होने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमको कंपटीशन अब साइड में से उभरता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इंटरनली भी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं चलती है। हमें क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे 47 सालों के अंदर 25 रूलर आ जाते हैं, यानी हर 2 साल के अंदर आपका एक नया रूलर आ रहा होता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं इंटरनली, वो भी नहीं है, राजा पे राजा बदलते जा रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, कोई बैटल हार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं, साथ के साथ एक्सटर्नल प्रेशर भी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं अब इस किंगडम को या अब इस एम्पायर को कहीं ना कहीं चैलेंज करने लगा था, इस साम्राज्य को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश होने लगी थी, ठीक है। तो हम ये देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा सोसाइटी स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कैसा जेंडर था, क्या लिटरेसी थी, है ना, कैसा यहाँ का कल्चर था। तो यूजुअली अगर हम बात करें रोमन एम्पायर में हमको न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलती थी, जॉइंट या बड़ी फैमिलीज ज़्यादा नहीं होती थी। ऑल्दो जो अडल्ट सन होता था वो शादी के बाद अपना अलग से घर बसाने लग जाता था, है ना। तो एक बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। स्लेव्स का रोल हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उनको मैक्सिमम फैमिलीज में हमको स्लेव्स देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर वुमेन इक्वल प्रॉपर्टी ओनरशिप एंजॉय करती थी, ठीक है, जितना उनका हस्बैंड करते थे, राइट। डिवोर्स को लेकर के डिवोर्स का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल था, किसी भी स्पाउस को या हस्बैंड को या वाइफ को बस एक नोटिस या इंटेंट देना होता था कि हम साथ में नहीं रहना चाहते, एंड डिवोर्स हो जाता था। एज डिस्पैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो वुमेन की जो शादी होती थी वो लेट टीन्स में, छोटी उम्रों में हो जाया करती थी। ऑन दी अदर हैंड मेन यूज टू मैरी लेटर, ठीक है।
अरेंज मैरिजेस की यूजुअली हमको देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमको पेट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जिसके अंदर मेल कैंडिडेट की डोमिनेशन हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जो जैसे मान लो एक जो कैथोलिक जो बिशप्स होते थे, है ना, उन्होंने अपने कुछ अकाउंट्स के अंदर लिखा है कि उनके जो फादर होते थे वो रेगुलरली उनकी मदर को मारा करते थे, एंड यूजुअली बहुत कॉमन था औरतों के फेसेस पर ब्रूसेस देखना जब भी वो बाहर घूमती थी, तो कहीं ना कहीं हमको एक अब्यूजिव एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। ऑल्सो फादर्स का ही पूरा पूरा कंट्रोल होता था अपने बच्चों के ऊपर। काफ़ी बार अगर वो बच्चा नहीं भी चाहते थे, अनवांटेड बेबीज़ को वो सर्दियों में मरने के लिए भी छोड़ दिया करते थे सड़कों पे ऊपर, ठीक है। तो हमें सोसाइटी का स्ट्रक्चर यहाँ से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, लिटरेसी एंड एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये वेरी करता था एरिया टू एरिया, है ना। कुछ एरियाज थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे वर वेरी वेल एजुकेटेड, राइट। जैसे पोम्पेली करके एक रीजन था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती थी। वहाँ की जो वॉल्स थी उनके ऊपर टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता था, ठीक है। प्रोफेशनल स्क्राइब्स होते थे। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि पेपायरी जो थी उसके ऊपर वो लिखते थे, तो उसको लिखने के लिए, सीखने के लिए, है ना, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, है ना। तो ये प्रोफेशनल स्क्राइब्स के थ्रू ही उनके ऊपर लिखा जाता था, एंड दे वर कंसीडर्ड एज मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो एजुकेटेड लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। अब काफ़ी सारे लिटरेट प्रोफेशंस ऑलरेडी यहाँ पे प्रिविलेंट थे। आपका सोल्जर हो गया, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, या फिर ई स्टेट मैनेजर्स हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमको बहुत बड़ा एम्पायर है ना। बहुत वैरायटी ऑफ रिलीजन्स या कस्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते थे। अलग अलग तरीके के लोग डिफरेंट डिफरेंट डीटीज़ को प्रैक्टिस करते थे, वर्शिप करते थे। अलग उनका ड्रेस था, अलग उनका कॉस्ट्यूम स्टाइल था, फूड हैबिट्स हमको डिफरेंट देखने को मिलती थी, है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग था। कुछ ट्राइबल जो ग्रुप्स थे उनका एक अलग, वो साथ में मिल करके रहते थे, है ना। वो थोड़ा सा रूरल साइड ओरिएंटेड रहते थे। नॉन ट्राइबल पीपल अलग थे। कुछ लोग थे जो शहरा में रहना प्रेफर करते थे, राइट। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हमको साथ के साथ देखने को मिलती है। जैसे अरामिक की अगर हम बात करते हैं, वो अलग एरिया में बोली जाती थी। इजिप्ट में कॉप्टिक बोली जाती थी। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर प्यूनिक या बर्बर बोली जाती थी, है ना। स्पेन में आपकी सेलेटिक बोली जाती थी। तो हर एरिया का, हर प्रोविंस का अपना एक कल्चर था, अपना एक रिलीजन था, अपना खुद का एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर था, राइट। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो कुछ लैंग्वेजेस की जो स्क्रिप्ट थी अर्मेनिया की, वो बहुत पहले ही डेवलप हो गई थी। लेकिन कॉप्टिक की अगर हम अर्मेनिया बहुत बाद में जाकर के डेवलप हुई है। कॉप्टिक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट बहुत ही पहले डेवलप हो चुकी थी। तो डिफरेंट एरिया वाइज डिफरेंट हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन के ऊपर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक टर्म्स पे बहुत अच्छा कर रहा था रोमन एम्पायर, राइट। जैसे एग्जांपल है हार्बर्स, माइंस या फिर फैक्ट्रीज। जो रोमन एम्पायर था उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बड़े बड़े हार्बर्स बनाए सो दैट ट्रेड करना ईजी हो, है ना। शिप्स को वहाँ पे लेकर के आना, ले जा करके आना, ठीक है। सामान को ऑन बोर्ड इन बोर्ड करना, वो बहुत ईजी था। माइंस के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा, माइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। ब्रिक यार्ड्स, यहाँ पे ऑलिव ऑयल जो हमारा रोमन एम्पायर का था वो बहुत फेमस था, स्पेन का स्पेसिफिकली। तो उनके ऊपर बहुत सारी इन्होंने स्टार्ट की, राइट। तो अब ये वीट के अंदर, वाइन के अंदर, ऑलिव ऑयल, ये मेजर कमोडिटीज थी जिनको ये ट्रेड करते थे, है ना। एंड जो ऑल अराउंड द गल्फ हमारी कहीं ना कहीं ये एक्सपोर्ट भी करते थे, है ना। स्पेन से या नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से, इटली से बहुत सारे ऐसा सामान था जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर या बाकी कॉन्टिनेंट्स में जाया करता था, ठीक है। हमको बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स मिले, एम्फियोर मिले। जैसे ये वाली अगर हम बात करते हैं तो ये इटालियन एम्फियोर है। इनके अंदर यूजुअली आपको ऑलिव ऑयल या फिर वाइन्स को डाल करके ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो हमको मिलियंस ऑफ ऐसे फ्रेगमेंट्स फाउंड हुए, है ना। तो ये हमारे लिए बेसिक डेटा पड़ा है कि हमने इनके बारे में पढ़ा। हमने अलग अलग जगहों पे ये देखे हैं, जैसे कुछ ये जो थे, हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी ऐसे कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं जो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि ये ट्रेड के रूप में ट्रांसपोर्ट होकर के आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कमर्शियल एंटरप्राइज की अगर हम बात करते हैं तो जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल होता था ना, वो डोमिनेट करता था मार्केट के अंदर, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनके काउंटर पार्ट्स आने लगते हैं, उनके कंपेटिटर्स आने लगते हैं। जैसे इटालियन ऑलिव ऑयल आता है, फिर वो स्पेनिश ऑयल से सस्ता भी था और उसकी क्वालिटी भी उससे बेटर थी। तो कहीं ना कहीं ये एक राउंड चलता रहता था। आज इस जगह की चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, कल किसी दूसरे प्रोविंस की होने लगेगी, ठीक है। जो ऑलिव ऑयल होता था, स्पेनिश ऑलिव ऑयल, उनको बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर कैरी अप किया जाता था, जिनको बोला जाता था ड्रिजल 20। ये जो कंटेनर्स के नाम है ना, इनको 1 मार्क के लिए याद करके रखो, ठीक है। अब बहुत सारे जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे डिफरेंट एरिया से, वो compete करते थे, राइट। तो विद इन रोमन एम्पायर हमें बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेवलप हो रहा है, राइट। अब धीरे धीरे डोमिनेंस अगेन वही शिफ्ट होती रहती थी। अब नॉर्थ अफ्रीकन जो थे वो एक टाइम के बाद बहुत ही मेजर राइवलरी देते हैं स्पेनिश डोमिनेंस को, ठीक है। इसके बाद अजेनिया, सदर्न एशियन माइनर, है ना। तो अलग अलग एरिया का हमको इकोनॉमिक शिफ्ट हमेशा कॉन्स्टेंटली देखने को मिला है, ठीक है।
आगे चलते हैं रीजनल प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि इसने काफ़ी सारे फर्टाइल एरिया को कवर करके रखा था। इजिप्ट हो गया, गैली हो गया, ठीक है, इनकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल थी। तो अगैन अब फर्टिलिटी ज़्यादा है तो आपकी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस करोगे, है ना, प्रॉस्पेरिटी रहेगी आपके पास, इकोनॉमिकली उतना ही अच्छा कर पाओगे। सेकंड अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, अब कुछ एरियाज थे जो अपनी एरिया का कुछ ना कुछ उनका एक यूनिक वो होता था, कॉमोडिटी होता था या प्रोडक्ट होता था। जैसे कैंपेनिया की वाइन बहुत फेमस थी, सिलिकली के वीट बहुत ज़्यादा फेमस थे, है ना, स्पेन का अलग से हमारा ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। अब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा ही एम्पायर बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा था, है ना। रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है, आप किसी भी जगह में चले जाओ, राइट। कुछ रीजन्स थे जैसे न्यूमेडिया हो गया जो अल्गेरिया का पार्ट था, वो बहुत कम डेवलप था, है ना। नदन स्पेन, अब हम देख रहे हैं स्पेन की ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कहीं ना कहीं बहुत अमीर देश होगा, है ना। बट नदन पार्ट के अंदर जाते हैं तो उनके पास उतना नहीं था, है ना। वहाँ पे नॉर्मली आपका पेस्टोरलिज्म या अभी भी वो सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ पर ही जिंदा है ना। वहाँ पे एग्रीकल्चर है ही नहीं, फ्लरिश ही नहीं कर पाती है, तो उनका बेचारों का पालन पोषण भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है, राइट। तो ये हमको डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो अब टेक्नोलॉजी की टर्म्स पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। जैसे वाटर पावर या माइनिंग, पहले जब क्या होता था बच्चे, वाटर का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता था, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बनाए जाने लगे, जैसे ये अगर हम बात करते हैं, ये हाइड्रोलॉनिक माइनिंग का, अच्छा, तो वाटर के थ्रू आपको पावर जनरेट होने लगी, बिजली जनरेट होने लगी, ठीक है। इसके अलावा मिलिंग टेक्नोलॉजी को इन्होंने बहुत ज़्यादा वाटर के थ्रू ही उसके साथ कनेक्ट करके टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, है ना। तो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन रीजन के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, है ना, बिकॉज वहाँ पर अब पानी ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आपकी एग्रीकल्चर और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको दे पाएगी, राइट। दूसरा हाइड्रोलिक माइनिंग, तो हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था स्पेन के अंदर गोल्ड निकालने के लिए या फिर सिल्वर माइंस को निकालने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हमारा तरीका था, जो भी उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज़ को जिस तरीके से स्टार्ट किया, है ना। इस तरीके से जैसे ये व्हील है ना, व्हील अब काफ़ी बार ना ग्राइंडिंग के अंदर भी काम आता था, जो आपका आटा पीसा जाता है ना, चक्की चलाने के लिए। पहले वाले टाइम पे इसी वाटर के थ्रू एनर्जी को ड्राइव किया जाता था, कुछ ना कुछ कनेक्ट करके, एंड फिर इसके थ्रू आपकी बाकी एक्टिविटीज़ या बाकी जो भी आपके ऑक्यूपेशंस है कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर पाते थे, ठीक है। अब इसके अलावा वेल कनेक्टेड आपके पास बैंक्स बन गए थे, बैंक नेटवर्क्स बन गए थे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बहुत सही से होने लगा था, तो एम्पायर की इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर भी अच्छा खासा ये डेवलप कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेबर एंड स्लेवरी पर। अब जो रोमन इकोनॉमी थी उसको बहुत भारी मात्रा के अंदर अलग अलग तरीके के लेबर्स चाहिए होते थे। यहाँ पे फ्री लेबर भी होता था, इंटर्नड लेबर भी होता था, यानी अगर किसी के ऊपर कर्जा है किसी का, राइट, किसी लैंडलॉर्ड ने किसी को पैसे उधारे दिए थे, वो टाइम पे वापस नहीं दे पाता, तो वो उसको अपने इधर रख लेते हैं जब तक उसका कर्ज नहीं पूरा होता, या फिर दूसरे एरियाज से या दूसरी कंट्रीज से फोर्सफुली उनको लेकर के आया जाता था। वॉर हो गया, कोई कंट्री हार गई, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को उठा करके वो अपनी कंट्री में ले आते थे, स्लेव्स के रूप में उनको काम कराया करते थे, ठीक है। अगेन स्लेवरी, है ना, अपने घर में आपने किसी को स्लेव रख लिया है, राइट। तो कंक्लूजन यही है, डिस्पाइट बीइंग एंशिएंट अगर हम बात करें, है ना, हम कहीं ना कहीं अगर हम पुरानी सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं एंशिएंट होगी, वही छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ियों वाले घर होंगे, क्या ही होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। रोमन एम्पायर की अगर हम बात करें तो उसके पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड फीचर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड इनका कॉमर्स सिस्टम बन रहा है, इनका बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से कवर अप कर रहा है ना। लोगों को फैसिलिटीज़ जो एक शहर के अंदर चाहिए होती है वो सारी फैसिलिटीज़ उनको देखने को मिल रही है, भले ही वो एंटरटेनमेंट की टर्म्स पे या उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको लेकर के। एडवांस्ड माइनिंग टेक्निक्स को अब ये यूज़ करने लगे थे गोल्ड या सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल सिस्टम था इनके पास प्रॉपर, इनका एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम हम ऑलरेडी देख करके आ चुके हैं कि कैसे प्रोविंसेस में इन्होंने एम्पायर को डिवाइड करके अलग अलग एरियाज़ को गवर्न करना स्टार्ट किया। खुद की उनकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, खुद का उनका एक इकोनॉमिक सेटअप है, खुद की उनकी मिलिट्री कहीं ना कहीं कमांड है ना। तो वो लोग अब अपने अपने एरिया को बहुत ही स्मूथली रन अप कर पा रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोलिंग वर्कर्स। यहाँ से यूजुअली काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है ना। अब हमने देखा कि जो लैंड ओनर्स, हमने देखा कि रोमन एम्पायर के अंदर स्लेव एक बहुत ज़्यादा कॉमन थिंग थी, ठीक है। अब ज़्यादातर जो लैंड ओनर्स होते थे वो ज़्यादा स्लेव्स को भी नहीं रखते थे, है ना। अब बहुत सारे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो लोग रहते हैं तो उनका रहने का, खाने पीने का खर्चा होता है, साथ के साथ उनके हेल्थ इश्यूज़ को भी आपको टैकल आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जैसे अपर क्लास होती है, अब जैसे जिसके पास बहुत पैसा है उसके घर में 50 नौकर लग रहे हैं, है ना, तो उनके साथ उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन हमारी जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर भी हमारे पास कुछ मेड्स होती है, कुछ हेल्पर्स होते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से हम ट्रीट कर रहे होते हैं, है ना। तो हमें डिफरेंट सोशल एटीट्यूड देखने को मिलता है लोगों का टुवर्ड्स स्लेवरी, ठीक है।
आगे चलते हैं, शिफ्ट इन लेबर प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं, अब जैसे जैसे वॉरफेयर कम हो रहा है, हमने देखा ना कि सिविल वॉर कम हो रहा है, अब उन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना कम कर दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं स्लेव सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, जिस एरिया के अंदर वो जाते थे, जिस एरिया को डिफीट करते थे, हराते थे, वहां से बहुत सारे लोगों को वो उठा करके लाते थे स्लेव बनाने के लिए, लेकिन अब वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होने लगा, स्लेव ब्रीडिंग पर इन्होंने ध्यान करना स्टार्ट किया। स्लेव ब्रीडिंग मतलब ये फीमेल स्लेव को प्रेशराइज करते थे, एनकरेज करते थे कहीं ना कहीं कि आप बच्चे पैदा करो, सो दैट जब वो बड़े हो जाए तो उनको वो अपना एज अ स्लेव यूज करते रह जाए, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे अब क्योंकि स्लेव्स की कमी पड़ रही है, लेकिन आपको स्लेव्स चाहिए, घर में एक मेड चाहिए, हेल्प चाहिए आपको अपने किसी भी काम के लिए, तो अब आप वेज लेबर करने लग गए थे। उससे पहले फ्री में ही कराते थे, थोड़ा बहुत खाना पानी दे देते थे, अदरवाइज नहीं। अब थोड़ा बहुत कि छोटे मोटे पैसे देकर के उनको काम पे रख लेते थे, तो लोग अग्री कर जाते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, लेबर कंट्रोल एंड प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं, तो जो काफ़ी सारे अब राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखा है, ठीक है। उन्होंने लिखा है कि एग्रीकल्चर के अंदर यूजुअली जो लैंड ओनर्स होते थे वो बहुत ही कड़ी निगरानी रखते थे, प्रॉपर सुपरविजन के साथ काम कराते थे और उनकी ग्रुपिंग करा देते थे। अब इसके अंदर हमें एक और अकाउंट मिला है प्लिनी द एल्डर का। उन्होंने कहा कि लैंडलॉर्ड्स पता है क्या करते थे, वो उनको स्लेव्स को उनके पैरों में चेन बांध देते थे, है ना, और उनको एक साथ टाई अप कर देते थे उनके फीट्स को। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ये तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ उनको साथ में ऐसे करने का, राइट। कहीं ना कहीं अगर आपके एक पैर को बांध दिया गया है, 2-3 स्लेव्स को एक साथ में मिला करके, 2-3 लोगों को सॉरी एक साथ में उनके पैरों को बांध दिया गया, तो आप उतना एफिशिएंटली काम भी नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ कंट्रोलिंग टेक्निक्स थी, बट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी या फिर हम देखते हैं कि काम कितना हो पा रहा है, आउटपुट कितना मिल पा रहा है, तो उसके अंदर तो बेनिफिट है भी नहीं। एंड अगेन ये ह्यूमैनिटी के कहीं ना कहीं एथिक्स के अगेंस्ट भी है कि आप किसी को बांध करके कैसे काम करा सकते हो, आपको काम कराना है आप करवा लीजिए, राइट। इसके अलावा हमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स देखने को मिलते थे। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती थी, कुछ अकाउंट्स हमको मिले कि वहां पर सील पैक्ड उनको एप्रन्स पहना दिया करते थे, बिल्कुल ऐसे ऊपर से नीचे तक उनको मेश लेगिंग पहना दिया करते थे, ऊपर उनको एक बहुत बड़ा कोट पहना दिया करते थे, मुंह पे मास्क लगा दिया करते थे, सर पे टोपी टांग दिया करते थे, राइट। तो कहीं उसके अलावा वर्कर्स को ब्रांड तक कर देते थे, राइट, उनके ऊपर कुछ ना कुछ अपना लोगो लगाते रहना, ठीक है। इसके अलावा उनके ऊपर बड़े बड़े बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे बेचारों के साथ, जो कभी भी उस जंजाल से निकल ही नहीं पाते थे, ठीक है। अगर फैमिली जो अपना डेप्ट नहीं दे पाती थी तो उनके बच्चों को उठा करके वो बेच दिया करते थे, राइट। तो बहुत ही ऐसे हार्श कहीं ना कहीं हमको साइड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिससे जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है स्पेसिफिकली, नॉट मिडिल क्लास, उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन झेलने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद शिफ्टिंग लेबर डायनेमिक्स, लेकिन एक पॉइंट के बाद वेज लेबर को अब लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे थे, बिकॉज भाई ताकि अगर आप किसी से फोर्सफुली काम कराओगे, ऐसी कंडीशंस में काम कराओगे, उनके पैरों को बांध दोगे, तो डेफिनेटली उनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो अंडर नरिश्ड हो जाते थे, वो उतना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाते थे। तो वेज लेबर की तरफ थोड़ा सा हमारा शिफ्ट हमको देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन के अंदर बाय 6th सेंचुरी, ठीक है। अब लेबर प्रैक्टिस भी वेरी करती थी एरिया टू एरिया। अगैन रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर आपके पास पैसा है भी या नहीं, आप किसी लेबर को अफोर्ड कर भी सकते हो या नहीं। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज भी अब धीरे धीरे आने लगी थी, है ना, क्योंकि अब लोग जागरूक होने लगे थे कि ऐसे तो काम नहीं चलता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे सोशल हायरार्की, ठीक है। अभी से पहले हम बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स पे वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, सोशल टर्म्स पे हमने बहुत पॉजिटिव साइड्स देखे हैं, तो नेगेटिव साइड्स भी देखे हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, वुमेन को ऑल्दो राइट्स थे प्रॉपर्टी के अंदर या डिवोर्स को लेकर के, बट स्टिल दे वर कहीं ना कहीं वो शिकार थी डोमेस्टिक अब्यूज़ का, राइट। फिर हमने स्लेवरी के बारे में पढ़ा, है ना, तो स्लेवरी भी कहीं ना कहीं एक हार्श साइड हमको दिखाती है रोमन एम्पायर का। अब सोशल हायरार्की की तरफ अगर हम चलते हैं, तो अर्ली जो एम्पायर था उसके अंदर सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ऊपर आता था हमारा सेनेटर्स या इक्विट्स। सेनेटर्स को पेट्रेस भी कहा जाता है। सेनेटर्स अगेन वही क्लास है जिसके पास बहुत सारी पॉलिटिकल पावर है या एलीट फैमिलीज है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। बहुत मेजर रोल इन्होंने प्ले किया है गवर्नेंस के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यूजुअली ये गवर्नर्स या मजिस्ट्रेट की तरह काफ़ी एरियाज को गवर्न अप कर रहे होते थे, ठीक है। अब एक और हमको इसी के साइड में इन्हीं की जैसी एक क्लास देखने को मिलती है जिसको हम अपर क्लास में ही कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज इक्विट्स। तो बेसिकली ये काल्वरी मैन होते थे, नाइट्स बोला जाता है ना, नाइट्स, ये वो लोग थे जिनके पास अगैन पैसा था और अब ये हॉर्सेस को अफोर्ड कर पाते थे, ठीक है। तो पैसा तो था, बहुत सारी लैंड भी होती थी। अब हॉर्सेस को अफोर्ड करने का रीजन ये था कि ये वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाते थे, ठीक है, मिलिट्री टर्म्स पे कहीं ना कहीं। इसके अलावा भी और बहुत लोग होते थे, कुछ बिजनेसमैन, कुछ कॉमर्स या फिर कुछ मिलिट्री के लोग होते थे। अगैन इन्होंने भी बहुत सारी अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर बहुत की या इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये संभाला करते थे। तो ये वेल्दी इंडिविजुअल्स हुआ करते थे आउटसाइड द सेनेटोरियल ऑर्डर्स, यानी सेंटर्स के
अपार्ट में उनके अलावा जो और वेल्दी लोग होते थे वो कहीं ना कहीं हमारी इस कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है। अब ये लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि सेनेट जो है वो सबसे ऊपर का दर्जा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी की, अगर हम बात कर रहे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा पावर है, राइट। सो ये एस्पायर करते थे कि इनको भी कहीं ना कहीं सेनेटोरियल स्टेटस, वही सारी पावर्स या वही सारी फ्रीडम्स और वही सारी एक तरीके से इम्यूनिटीज़ इनको मिल पाए, है ना, कि उसी पॉलिटिकल लेवल पे कहीं ना कहीं ये उनके साथ आना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आज के टाइम में नहीं होता, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं या बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि सबसे जो एक कंट्री का विजिबल या क्लियर सेक्शन होता है वो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो दे आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। मतलब बुरी चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ये वो लोग थे जिनके पास पैसा था एंड ये चाहते थे कि सेनेट जितनी पावर हमको भी मिल पाए, हम भी देश को चला पाए, ठीक है। आगे चलते हैं, मिडिल क्लास सेकंड ग्रुप अगर हमारा बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी डाइवर्स रेंज आती थी, आपके मर्चेंट्स आते थे, लैंड ओनर्स आते थे, प्रोफेशनल्स आते थे, आर्टिसंस आते थे, ठीक है। यूजुअली अब जैसे जैसे हमारा अर्बन सेंटर डेवलप होने लगा, नए नए आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स बनने लगे, नए हॉस्पिटल्स बनने लगे, नए स्कूल्स बनने लगे, है ना, तो उनको अच्छी जॉब्स वहाँ पे मिलने लगी थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी अर्बन मिडिल क्लास का और भी ज़्यादा फायदा होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। लोअर क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इनको ह्यूमिलोरॉस का नाम हमारे उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे जो राइटर है पेलेब्स सॉर्डिना, उन्होंने बताया कि लोअर क्लास को अनकेम्प्ट की तरह रेफर किया जाता था, है ना। एंड यूजुअली ये जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो गरीब लोग हैं बेचारे के पास, जिनके पास नहीं है, रहने को साधन नहीं है, अपना ऐसा कुछ फिक्स प्रोफेशन नहीं है, वो लोग थे, है ना। एंड कहीं ना कहीं वो स्टेट सब्सिडीज़ के ऊपर यूजुअली डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। अब ये एंटरटेनमेंट्स को अवॉइड करते थे बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास इतना पैसा नहीं होता था, है ना। जैसे ग्लेडिएटर गेम्स खेले जाते थे, चैरिट रेसेस होती थी या थिएरेटिकल परफॉर्मेंसेज होती थी, उनमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाते थे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। अब इसमें बहुत अगेन ये भी बहुत डाइवर्स है, आपके रूरल लेबर्स भी आते थे, आपके अर्बन के कुछ वर्कर्स भी आते थे, स्लेव्स भी आते थे, जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर के अंदर लगे हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, कुछ डोमेस्टिक लेबर की तरह काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते थे, ठीक है। अब यूजुअली ये मॉडेस्ट ड्वेलिंग्स में रहते थे, है ना, बहुत ही ऐसे झुग्गी झोपड़ियों टाइप में रहते थे, इनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, है ना, तो बहुत सारी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इनको फेस करने को मिलती थी, ठीक है। तो ये था हमारा अर्ली एम्पायर जो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अर्ली एम्पायर के अंदर मेजरली हमने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को देखा है ना, कि क्या क्या, एक तो सोशल हायरार्की थी जो भी हम लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर देख लिया कि न्यूक्लियर फैमिलीज, अरेंज्ड मैरिजेस, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट्स होते थे। हमने लिटरेसी रेट देख लिया, वो एरिया टू एरिया डिफर करता था, राइट। हमने जेंडर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, कल्चर के बारे में हमने देख लिया कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, ठीक है। इसके अलावा इनिशियली जो हमारे पहले 2-3 टॉपिक्स थे उसमें हम पढ़ के आए हैं कि धीरे धीरे जो रोमन एम्पायर था, जो इटली की डोमिनेंस हुआ करती थी, वो चेंज होने लगी, ठीक है। सेनेटर्स जो होते थे उनकी इन्फ्लुएंस कम होकर के हमारे पास प्रोविंशियल एलाइट्स का हमको एक तरीके से इमर्जेंस देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अगर हम मिलिट्री टर्म्स या फिर एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इनिशियली हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली, लेकिन 3rd सेंचुरी CE के बाद बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमको देखने को यहाँ पे मिल रही थी। कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब लेट एम्पायर का ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा वो फेज था जो हमारे अर्ली फेज को और लेटर एम्पायर को डिस्टिंग्विश करता है, तो सबसे पहला यूनिफाइड एरिस्टोक्रेसी। अब जो पहले हमको सेनेट्स और इक्वेट्स के बीच का डिफरेंस देखने को मिलता था ना बहुत क्लियर कट, अब वो उतना नहीं रहने लगा था। अब एक यूनिफाइड एरिस्टोक्रेसी आ गई थी, यानी ये वही क्लास है जिनके पास पैसे है। अब आपने इनको डिवाइड नहीं कर दिया कि एक सेनेटर्स हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है और इक्विटेस वो लोग हैं जो फाइनेंशियल टर्म पे या कॉमर्स के टर्म पे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एक ही हम इनको एक ही कैटेगरी में डालने लगे थे, ठीक है, कि इनके पास इकोनॉमिक पावर है ना, आप भले ही वो लैंड होल्डिंग्स के रूप में है या फिर इनके पास बहुत बड़े ई स्टेट्स है या फिर इनके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, सो वी यूज टू गेट देम इन अ सेम कैटेगरी, ठीक है। अब अगेन यही इनके पास या तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या फिर इनके पास बड़ी बड़ी पोजीशंस आपकी गवर्नमेंट में, मिलिट्री में या फिर चर्च के अंदर, ठीक है। दूसरा डिपेंडेंस ऑन स्टेट पैट्रोनेज। अब जो मिडिल क्लास थी ना कहीं मिडिल क्लास हमने पढ़ा कि धीरे धीरे अब क्योंकि सिटीज़ डेवलप हो रही है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टर्म्स पे और अच्छा कर पा रही है, तो वो अब ब्यूरोक्रेटिक एलाइट बनती जा रही है, यानी अब थोड़ा थोड़ा उनके पास पैसा आ रहा है तो अब वो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरेस्ट लेने लगे हैं, स्टेट सर्विसेज में वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इनका रोल भी हमें गवर्नमेंट के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी सारी जो फैमिलीज थी वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपॉइंट हो रही थी, मिलिट्री कमीशंस के अंदर अपॉइंट हो रही थी, कोर्ट के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशंस ले रही थी, है ना। तो सोशली और इकोनॉमिकली इनका जो लेवल था या इनका जो स्टेटस था वो भी हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनका पॉलिटिकल स्टेटस इन्हांस होता हुआ देखने को मिलता
है, राइट। अर्बन सेंटर्स हब बन गए थे, यहाँ पे अब आपके पास बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, बड़े बड़े आर्टिसंस होते थे, बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स। ये एरिस्टोक्रेट्स वो थे जिनके पास पहले से बहुत सारा पैसा था, लैंड्स थी, राइट। अब धीरे धीरे जो हमारी मिडिल क्लास है वो भी फाइनेंशियल टर्म्स पे बहुत ही सही तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगी थी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। लोअर क्लास अब हमारी थोड़ी सी और डाइवर्स हो गई थी। अगेन भाई रूरल लेबर्स भी आते थे, अर्बन आर्टिसंस भी आते थे, स्लेव्स भी आते थे। कुछ अब लोअर क्लास ऐसी होने लगी थी जिनके पास कुछ पैसा आ गया, उन्होंने कुछ स्किल सीख ली, है ना, तो अब वो थोड़ा सा सही तरीके से कमा पा रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत अपना पैसा जोड़ के कोई दुकान कर ली, कोई बिजनेस कर लिया, है ना, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये भी हमको ग्रो होता हुआ दिखाने को मिल रहा है। एंड दूसरी तरफ कुछ अनस्किल्ड था, तो हमको यहाँ पे कुछ स्किल्ड वर्कर्स देखने को मिलते हैं और वर्सेस कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्किल्ड की जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे अब हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रही है, राइट। बाकी लोग वही अगैन पॉवर्टी को फेस कर रहे थे, किसी ना किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे थे, एंड दे वर अगैन डिपेंडेंट ऑन द स्टेट असिस्टेंस, ठीक है। अब हमें एक मेजर यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम के अंदर शिफ्ट देखने को मिलता है जो अर्ली एम्पायर को लेटर एम्पायर से डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। अब क्या होने लगा था, क्योंकि अब स्पेनिश सिल्वर माइंस थी, कहीं ना कहीं वो खत्म होती जा रही थी, तो अब सिल्वर बेस्ड इकोनॉमी या करेंसी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रही थी। तो अब यहाँ पे जो एम्परर आते हैं हमारे कॉन्स्टेंट, हम आगे टाइमलाइन में डिस्कस करने वाले हैं, उन्होंने अब एक गोल्ड बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो अब गोल्ड के जो कॉइन्स थे या जो पैसा था उसको यूज़ किया जाने लगा था, तो वो एक नई करेंसी बन के आ चुकी थी जो हमें डिफरेंशिएट करती है, जिसको हम लेट एंटिक्विटी या लेट रोमन एम्पायर वाला पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफ्लुएंस एंड करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी। अगैन अब क्योंकि हायर क्लास के पास बहुत पैसा आ गया, मिडिल क्लास भी धीरे धीरे पॉलिटिकल टर्म्स पे भी अच्छा कर रही है, फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर भी अच्छा कर रही है, एंड अब इनको सैलरीज इनकी गोल्ड के अंदर भी मिल रही है, तो अब इनका भी स्टेटस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जो ब्यूरोक्रेट्स है यानी जो मिडिल क्लास है, अब वो भी पैसा लगा रही है, कुछ लैंड्स खरीद रही है, कुछ एसेट्स खरीद रही है, अपनी इकोनॉमिक पावर को इन्हांस कर रही है, तो धीरे धीरे करप्शन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? जुडिशियल सिस्टम में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मिलिट्री सप्लाईज के अंदर। अब क्योंकि मिडिल क्लास के पास भी पैसा है तो वो भी ट्राई कर रहे हैं कि पैसा दे करके हम क्या पता गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपनी जगह बना पाए। नेक्स्ट देखते हैं लीगल चेक्स एंड क्रिटिसिज्म। अब अगैन अगर एक साइड करप्शन बढ़ रहा है तो जो कॉमन लोग हैं या जो आम जनता है, कहीं ना कहीं वो रिपीटेडली डिमांड कर रहे थे रोमन गवर्नमेंट से कि आपको इंटरवीन करना चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट लॉज लाने चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक्स जो कंडक्ट हो रहे हैं, जिस तरीके की ये करप्शन कर रहे हैं, है ना, अनअकाउंटेबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो लोगों की या आम जनता की बात उतनी नहीं सुनते हैं, तो अगैन हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी इंटरवीन करना स्टार्ट करती है ना। तो यही होता है कि अगैन हिस्टोरियंस और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए, इस बात को रेज किया, तो इनका भी एक बहुत हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है फॉर एडवोकेटिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी विद इन द ब्यूरोक्रेसी, राइट। तो अब एक क्रिटिसिज्म साथ के साथ ये जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट हुई है, इसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है लीगल ट्रेडिशन एंड सिविल राइट्स। 4th सेंचुरी तक अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक अब रोमन उससे पहले बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, लेकिन धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हमको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लीगल सिस्टम भी एक्ट कर रहे हैं पावर के ऊपर, ठीक है, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हम उनका करप्शन कम करें, अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करें, लीगल प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं, लॉज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। बहुत सारी सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे जो बिशप्स होते हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी, क्योंकि अब वो एक पावरफुल फिगर थे, है ना, उनकी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी, राइट। तो अब धीरे धीरे जो इंपीरियल अथॉरिटी थी, जो मोनार्की चल रही थी, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पे लोगों के पास उनके बेसिक राइट्स नहीं थे, ये उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे, ठीक है। तो सिविलियन पॉपुलेशन के राइट्स को लेकर के ये लोग भी, ये सिविल सोसाइटीज भी अब आने लगी हैं जो उनको डिफेंड कर रही होती है, ठीक है। डिस्पाइट द अथॉरिटेरियन नेचर, रोमन स्टेट के अंदर जो डिसेंट था और जो क्रिटिसिज्म होता था वो काफ़ी हद तक टॉलरेट हो रहा था, एंड इसके बाद हमें काफ़ी सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं इनके पॉलिटिकल सिस्टम में भी। अब आते हैं लेट एंटिक्विटी। तो हमने देख लिया कि क्या क्या चेंजेस हुए जो हमारे अर्ली एम्पायर से हम लेट एम्पायर तक आए, कि हमारा मॉनेटरी टर्म शिफ्ट हो गया है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सिविल सोसाइटीज आने लगी है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गया है, ठीक है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बदल गया है ना। हायर क्लास तो थी, लेकिन साथ के साथ अपर मिडिल क्लास का भी हमें बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिल रहा है। सिमिलरली लोअर मिडिल क्लास भी काफ़ी हद तक अपने एरियाज के अंदर डेवलपमेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन टू पावर, तो हमारे यहाँ पे डिक्लोटीन आते हैं बेसिकली, है ना, 297 के अंदर ये एम्पायर को 100 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, है ना, एंड कुछ ऐसी टेरिटरीज, अभी इन्हें समझ में आ गया था कि इतना बड़ा साम्राज्य हम नहीं संभाल सकते हैं, राइट। तो जो ऐसी टेरिटरीज हैं जिनकी उतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इकोनॉमिक टर्म्स पे उतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, वो
उनको छोड़ देते, उनको इंडिपेंडेंस दे देते कि जाओ आप अपना फंक्शन करो, ठीक है। साथ के साथ जो मेजर फ्रंटियर्स थे इन्होंने उसको फोर्टिफाई कराया कि हमारे आसपास से लोग अब टाइम टू टाइम हमको इन्वेड कर रहे हैं, तो अब हमको ज़्यादा बाउंड्रीज की ज़रूरत है, ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। साथ के साथ इन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी कि अब क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आपको मेक श्योर करना है कि हमारा जो टेरिटरी है वो प्रोटेक्टेड रहे। एम्पायर को इन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट भी कर दिया था, सो दैट थोड़ा ईजी हो चीज़ों को मेंटेन कर पाना। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे कॉन्स्टाइन आते हैं, हमारे राजा बनते हैं, है ना। 309 से 379 तक इनका रेन रहता है। तो ये जो होते हैं ये कुछ नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगैन इन्होंने जो हमारा जो गोल्ड मिलिट्री सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। गोल्ड का एक नया कॉइन लाए थे सॉलिडस, जो 4.5 ग्राम का, जिसके अंदर प्योर सोना होता था, ठीक है। इसको इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, राइट। इसके अलावा जो कॉन्स्टेंटिनोपल है जो आज के टाइम पे इस्तांबुल में है, इनको इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल एस्टैब्लिश किया था, बिकॉज इनको समझ में आ गया था क्योंकि अब एम्पायर बहुत बड़ा है एंड अब टाइम टू टाइम अटैक हो रहे हैं, तो अब हमको थोड़ा सा और एक्टिव होना होगा इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे रिफॉर्म्स लाए थे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिली। अब रूरल जो लोग थे उनके पास अब क्योंकि उनकी कमाई होने लगी थी तो वो भी इन्वेस्ट करने लगे थे, साथ के साथ अर्बन एरियाज भी अब फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर हमें सोशल अब जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो और भी क्लियर होने लगता है। ऊपर हमारी रूलिंग एलाइट्स आती है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो हमारा मेजर गवर्न कर रहे हैं, फिर मिडिल क्लास आ जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी बहुत ही एक वास्ट या डाइवर्स लोअर क्लास देखने को हमको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिश्चियनाइजेशन प्रोसेस। अब दोनों ही जो ग्रीक और जो रोमन्स थे वो क्या थे, पॉलिथिस्ट थे, यानी वो काफ़ी सारे गॉड्स में या काफ़ी सारे रिलीजन्स के अंदर बिलीव करते थे, ठीक है। तो हमें यहाँ तक अभी तक मल्टी सिपिलिटी देखने को मिलती है कल्ट्स की, यानी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर्स थे, अलग अलग रिलीजन्स थे। लेकिन अब पहले क्या होता था, दोनों ही रोमन और इटालियन गॉड्स को यहाँ पे लोग पूजा करते थे, है ना। जुपिटर को भी, जॉनो को भी, मनवरा को भी, मार्स को भी, एंड बहुत सारे ग्रीक गॉड्स थे या ईस्टर्न डीटीज थी जिनको वर्शिप किया जाता था अलग अलग टेम्पल्स में, श्राइन्स में, या पूरे थ्रू आउट द हम बात करते हैं तो एम्पायर में। इसके अलावा यहाँ पे जुडिज्म का जो रिलीजन था वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन था। लेकिन 4th-5th सेंचुरी तक आते आते हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसका हमें राइज देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो राजा थे, कॉन्स्टिपेट भी थे, इन्होंने भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था 312 के अंदर, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जो रिलीजियस डाइवर्सिटी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही थी वो कम होती हुई देखने को मिलती है और क्रिश्चियनिटी का राइज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी अब हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद प्रोस्पेरिटी इन ईस्ट एंड फ्रेगमेंटेशन इन वेस्ट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न एम्पायर के अंदर क्या होने लगता है, रोमन एम्पायर 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ईस्ट एम्पायर अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, लेकिन वेस्ट एम्पायर के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट हमको अटैक देखने को मिल रहे हैं साइड में जर्मनी से, जो वहाँ की ट्राइब्स थी जो टाइम टू टाइम इनको एरियाज को अटैक कर रही थी और उन एरियाज को अपने अंदर ऑक्यूपाई करते लेकर के जा रही थी, जो हमारा वेस्टर्न एम्पायर था, राइट। टाइमलाइन में देखो 410 के अंदर रोम का कुछ एरिया था, उसको पहले कोई दूसरा ट्राइब आकर के वो कर लेता है, वेगस्तोस को। सिमिलरली जो वैंडाल्स थे अफ्रीका के अंदर उसको कैप्चर कर लेते हैं। अगैन ईरानियन कुछ ट्राइब्स थी, ठीक है। अटीला जो कुछ ऐसा, यहाँ पे देखो ऑस्थिगरस जो थे वहाँ पे इटली के किंग जो होते हैं वो अपना राज्य बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ चलने को मिल रहा था। फिर उसके बाद जस्टिनियन नाम के एक राजा आते हैं जो काफ़ी एम्बिशियस थे, है ना, बिकॉज इससे पहले के जो राजा आ रहे थे वो नहीं संभाल पा रहे थे चीज़ों को, तो वो अगैन अफ्रीका से रिकवर करते हैं वंडाल्स को, जिसको किसी ने पहले इन्वेड कर लिया था। सिमिलरली इटली के अंदर ऑस्ट्रिगरस वाली जगह को भी दोबारा से ये अपने डोमेन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्केस्ट होते रही, अब कॉन्स्टेंटली हमको एक्सटर्नल, अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि जो रोमन एम्पायर है वो अब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका है। क्या होना स्टार्ट हो चुका है बच्चे, डिसइंटीग्रेट। बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो वेस्टर्न पार्ट के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं टाइम टू टाइम। अब बीच में जैसे कोई राजा आया रोमन एम्पायर का जो काफ़ी पावरफुल था, उसने दोबारा से इन एरियाज़ को प्री ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे अब जो इटली था वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डिवास्ट हो चुका था। लैम्बर्ड इन्वेजन यहाँ पे हुआ था, किसी दूसरे साम्राज्य ने इनके ऊपर इन्वेड कर लिया था एंड उसके बाद से इटली बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका था, ठीक है। तो वेस्टर्न एम्पायर का तो हमारा ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो गया एंड जैसे जैसे इस्लाम का राइज होने लगा, अरब एम्पायर हमारा एग्जिस्टेंस में आया, ईस्टर्न एम्पायर भी हमारा धीरे धीरे खत्म होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ईस्टर्न एम्पायर को और साथ के साथ ससेनियन एम्पायर जो हमारा ईरानियन एम्पायर था ना, उन दोनों को ही इन्वेड कर लेता है और अपनी फोल्ड्स के अंदर ले आता है। कौन, अरब एम्पायर, ठीक है। अब जो एक्सपेंशन था इस्लाम का, वो अरब की जो काफ़ी सारी ट्राइब्स थी वो साथ में मिल गई थी, यूनिफाई होकर के इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को एक्सपैंड किया, स्पेन या फिर सेंट्रल एशिया तक का लेकर के, राइट। तो बिटवीन 7 to 15 सेंचुरी हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी लैंड थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की, जो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के
रूल के अंडर हुआ करती थी, धीरे धीरे अब वो अरब एम्पायर के अंदर आती जा गई है, ठीक है, जो किसने क्रिएट किया था, बाय द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया कि कैसे हमारा रोमन एम्पायर एग्जिस्टेंस में आया, कि जब अलेक्जेंडर का जो काफ़ी सारा डेथ हो गई एंड उनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा, तो रोम की आर्मी ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया इस चीज़ का एंड उन एरियाज़ को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। 2nd सेंचुरी BCE तक इन्होंने बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। एरिया का वर्ड हम देख चुके हैं, साथ के साथ पर्शियन एम्पायर भी हमारा ग्रू कर रहा था। अब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, अर्ली एम्पायर हम डिस्कस करते हैं, तो 27 BCE से यहाँ पर मोनार्की आ गई थी, ठीक है। सेनेट का रोल हमें कम होता हुआ देखने को मिला था, साथ के साथ आर्मी की इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इनिशियल 2 सेंचुरी तक हमें कोई भी सिविल वॉर या इंटीरियर वॉर नहीं देखने को मिला था। ज़्यादातर जो राजा आए थे उन्होंने ना ज़्यादा एक्सपांड किया, बिकॉज उनको अननेसेसरी लग रहा था कि जितना है हमारे पास हम उसी को संभालते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस के अंदर हमें यही देखने को मिला कि जो इटली की इन्फ्लुएंस थी धीरे धीरे वो कम होती जा रही थी, अर्बन सेंटर्स का रोल बढ़ता जा रहा था, साथ के साथ जो प्रोविंशियल एलाइट्स थी, या पूरे एम्पायर को हमने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, तो अब प्रोविंशियल एलाइट्स का इन्फ्लुएंस हमको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। हर जगह पे अब ये लोग कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अर्बनाइजेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एंटरटेनमेंट भी अब ग्रो होने लगा था, लेकिन 3rd सेंचुरी तक आते आते हमको बहुत सारे मेजर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ट्राइब्स थी वेस्टर्न रीजन में जो हमको दुखी कर रही थी, एंड बहुत सारा ईरानियन एम्पायर भी, अब क्योंकि ससेनियन जो वहाँ पे डायनेस्टी आई वो बहुत पावरफुल थी, राइट, उसने टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की है। जेंडर हम अच्छे से बढ़ चुके हैं, लिटरेसी हम अच्छे से बढ़ चुके हैं, कल्चर हम अच्छे से बढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि डिस्पाइट हम जो एक बिलीफ लेकर के चल रहे हैं कि मे बी एंशियंट होगा, नहीं, इसने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, कमर्शियल एंटरप्राइजेस यहाँ पे बहुत सारे डेवलप हो रहे थे, रीजन वाइज हमको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही थी, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे थे, एंड कंट्रोलिंग वर्कर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैसा बिहेवियर था। अपर जो क्लास थी वो स्लेव्स को बहुत ही ब्रूटली ट्रीट करती थी, ऑन दी अदर हैंड जो मिडिल क्लास थी या ऑर्डिनरी पीपल थी उनका एक अच्छा बिहेवियर हमको देखने को मिलता है। कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी लेबर के साथ, कि कैसे एग्रीकल्चर के अंदर उनके पैरों को बांध दिया जाता था, फैक्ट्रीज में उनको इतना कंट्रोल करके रखा जाता था, उनका जो ड्रेसअप होता था वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था, जिससे कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इंपैक्ट्स होते थे, उनके साथ बहुत ही ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए जाते थे, काफ़ी बार उनके बच्चों को भी बेच दिया करते थे जो ऑनर्स होते थे, अगर वो अपना डेब्ट पे नहीं कर पाते थे। तो सोशल हायरार्की में अर्ली एम्पायर में हमारे पास सेनेटर्स और इक्वेटेट्स होते थे। सेनेटर्स जिनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होती थी, अरिस्टोक्रेट्स होती थी। इक्वेट्स वो लोग थे जो फाइनेंशियल टर्म पे बहुत अच्छा थे एंड कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि हम भी सेनेटर वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाए। मिडिल क्लास थी हमारी अच्छी खासी, अब वो डेवलप हो रही थी, एंड उसके बाद लोअर क्लास हमारी ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम 284 AD के बाद लेट एम्पायर के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, तो हमारा जो सोशल हायरार्की स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगता है। मिडिल जो क्लास थी, अब क्योंकि उसके पास पैसा आ गया, उसने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसने लैंड खरीदना स्टार्ट कर दिया, उसने ईस्टेट्स खरीदना स्टार्ट कर दिया है, उसने अब सरकारी महकमों के अंदर अपनी जगह बनानी स्टार्ट कर दी है, वो गवर्नर्स बन के बैठे हुए हैं, वो मिलिट्री के अंदर कमांड चीफ बन करके बैठे हुए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, इवेंचुअली हमारा करप्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्योंकि हमारी सिल्वर माइंस खत्म हो गई थी, तो हमें गोल्ड इकोनॉमी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्योंकि करप्शन बढ़ रहा है, तो लीगल चेक और बैलेंस भी हमको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट भी मेजर रोल यहाँ पे लेने को लगी है, ठीक है। सिविल राइट्स को लेकर के बहुत सारी यहाँ पर बात होती है, राइट। लेट एंटिकिटी के अंदर हमने देख लिया कि कैसे सबसे पहले जो डाइक्लोटन आए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, उन्होंने फोर्टिफाई कराया, प्रोविंसेस को डिवाइड किया, ऐसी टेरिटरीज जो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं थी उनको अबेंडन कर दिया। फिर कॉन्स्टेंटाइन आए, तो उनका जो मेजर रिफॉर्म था उसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प की है, ठीक है। याद रखना 1 नंबर के लिए सॉलिडस क्या था, जो हमारा नया गोल्ड कॉइन था। आगे चलते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होने को देखने को मिलता है, क्रिश्चियनाइजेशन अब बढ़ने लग जाता है, एंड धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा वेस्टर्न एम्पायर होता है वो ट्राइब्स के हाथ में चला जाता है, एंड जो ईस्टर्न एम्पायर होता है वो अरब एम्पायर के हाथ में चला जाता है, एंड कुछ इस तरीके से हमारा रोमन एम्पायर धीरे धीरे एक्सटेंड होता हुआ देखने को हमें मिलता है, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स लिख देना अगर इन केस आपको कुछ ऊंच नीच लगे, कुछ हम चेंज कर सकते हैं तो, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।